हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 श्योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के हिंदी का कक्षा शिक्षण मतलब हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो एक बार आप क्लास को शेयर करना ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी को जांचें, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि आपके पास ओनली 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। इसी मंथ के लास्ट में पेपर होना तय है ना। तो चलिए देखते हैं। इस समय तो आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, वही आपके हेल्प करेगा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन। आवारा मसीहा जो कि कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला, कबीर की रचनाएं लिखिए। कबीर की रचना बताना है। कबीर की रचनाएं कई सारी हैं, है ना, जो कि कबीर ग्रंथावली के ही भाग हैं। कबीर ग्रंथावली में ये सभी सम्मिलित हैं, मतलब बीजक, साखी, सबद, रमैनी। तो कभी जो कि कबीर ग्रंथावली में सबके सब संग्रहित हैं, ठीक है, एकत्रित हैं। तो कबीर की रचनाएं हैं, बीजक है, साखी है, सबद है, रमैनी है, और ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या दिया गया है? हम केवल चुने हुए क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, है ना। इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अब वो समय है ही नहीं कि एक तरफ से एक क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए, जो लगे कि एग्जाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। अगला देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता ही होगा। प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है ना। जैसे कि किसी शब्द के अंत में जोड़ा गया है प्रत्यय, जो कि किसी भी शब्द के अंत में क्या होता है? जोड़ा जाता है। जैसे कार्य दिया था, इसमें आलय जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? कार्यालय। क्या बन जाएगा? कार्यालय। ठीक है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, और उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे पालन से पहले यदि हम उसमें अनु जोड़ दें तो बताओ क्या बन जाएगा? अनुपालन बन जाएगा। तो अगर परिभाषा पूछे उपसर्ग की, तो उपसर्ग जो है ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जोड़ देने पर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि पालन से पहले यदि अनु जोड़े तो अनुपालन बन जाता है। शासन से पहले अगर अनु जोड़े तो अनुशासन बन जाता है। क्लियर। और प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि कार्य प्लस आलय था, यहाँ पे कार्य था और आलय बाद में जोड़ दिया गया, कार्यालय बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखना है। नीति श्लोक जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, जब भी कभी किसी की डेथ होती है हिंदू समाज में, तो जो कार्ड आता है उसमें ये जरूर लिखा रहता है। अगर आप देखेंगे तो, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद पायो ना शोषयति मारुतः, है ना। मतलब क्या है? आत्मा के बारे में लिखा होता है कि आत्मा को ना तो शस्त्र क्या कर सकते हैं? छिंदंती मतलब काट सकते हैं, और नैनम दहति पावका, और ना ही इसको जो आग है वो क्या कर सकती है? जला सकती है। किसको? आत्मा के बारे में कहा गया है। और ना चैनम क्लेदेन यापो मतलब क्लेदबेन मतलब होता है पानी, ना पानी इसे गीला कर सकता है। ना शोषयति मारुता, मारुता मतलब क्या होता है? वायु, हवा, और ना इसे हवा या वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा क्या होती है? सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे गीला कर सकता है, और ना इसे हवा या वायु सुखा सकती है। ठीक है, यह सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है? शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है। कौन सा वर्ड लगा है? संभावना। यह किस प्रकार का वाक्य है?
संभावना वर्ड लगने से ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। अगला, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पतंत मतलब क्या होता है, गिरना। तो इसका संस्कृत में प्रयोग किया गया है वृक्षान पत्राणि पतंती, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखना है। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में कितने, 2 वाक्य लिख के दिखाने हैं। तो पहला वाक्य है विद्या धर्मेण शोभिते। विद्या धर्मेण शोभिते, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो विद्या धर्मेण शोभिते, इसका अर्थ है विद्या धर्म से ही शोभा देती है, शोभायमान होते हैं। अगला दूसरा है विद्या धनम, यहाँ धनम रहेगा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात क्या है, विद्या धन सभी धन में क्या है, श्रेष्ठ धन है। विद्या धन जो है सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, देखते हैं। अलंकार आया है, यमक अलंकार की परिभाषा देना है। तो यमक अलंकार की परिभाषा आप सुने ही होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बहुराए जग या पाए बहुराए। तो इसका जो परिभाषा है वो क्या है कि जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से क्या है, अधिक बार आए। एक ही शब्द हो वो 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु इसका जो अर्थ हो उसी शब्द का अलग अलग हो, वहाँ पर कौन अलंकार होता है, यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द 1 या 1 से अधिक बार आए, सॉरी 1 नहीं 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर, और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बहुराए जग वह पाए बहुराए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पहला जो कनक है उसका अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है, सोना। एक का अर्थ सोना है और एक का अर्थ क्या है, धतूरा। सोना मतलब धातु में जो सोना होता है, ठीक है ना, जिसके क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, युवा खाए बहुराए जगुआ पाए बहुराए, ठीक है ना। तो इसमें पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, धतूरे को खा लेता है, हाँ, तो क्या होता है, वो पगला जाता है। या फिर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पा जाता है, सोना पा जाता है, सोने का प्राप्त कर लेता है, तो भी आदमी क्या हो जाता है, पगला जाता है, पगलेट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या दिया गया है यहाँ पे, कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम। कहानी के 2 प्रकार लिखने हैं। तो कहानियाँ जो होती हैं कथानक के आधार पर मूलतः अगर देखें तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला सामाजिक कहानियाँ, जिसमें समाज से रिलेटेड बताया जाता है कहानियों में। धार्मिक कहानियाँ, धर्म से संबंध होता है। ऐतिहासिक कहानियाँ, जो बीत चुकी घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ जो कथानक के आधार पर मूलतः 3 प्रकार में बांटी गई हैं, सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक कहानी। उद्देश्य एवं लेखन की दृष्टि, शैली की दृष्टि से भी कहानियाँ प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, चरित्र प्रधान कहानियाँ, जिसमें किसी भी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाया जाता है। समस्यात्मक कहानियाँ, समस्या से संबंधित कहानियाँ। घटना प्रधान कहानियाँ, मतलब किसी घटना पर आधारित जो कहानियाँ हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है, छ, क्षत्रिय वाला जो छ है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना। यह एक मिश्रित वर्ण है और ये किससे मिला है, बनता है। तो यहाँ पे आधा का होगा, का के नीचे हलंत होगा, का और षटकोट वाले सा से मिलकर क्या बनता है, छा बनता है, ठीक है ना, ये बनता है। ऐसे त्रा होता है, त्रा किससे मिलकर बना होता है पूछ ले, तो आधा त और किससे मिलकर, रा से मिलकर बना होता है। और एक होता है श्रमिक वाला श्रा, ये किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे सा सलजम वाला और प्लस रा से मिलकर श्रमिक वाला क्या बन जाता है, सरा बनता है, ठीक है ना। तो ये सभी मिश्रित वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें के सभी क्वेश्चन हो गए। क्या दिया गया है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखने हैं।
हिंदी गद्य की दो विधा, कोई दो विधा लिखना है। तो हिंदी गद्य की विधाएं हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है ना, और भी कई सारी विधाएं हैं, आपको पता होगा। केवल दो लिखना है, यहाँ पे तीन दिखाया गया है। तो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। अगला, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखो। स्वर्ण मतलब जो सोना होता है ना, धातु, उसका हमें पर्यायवाची लिखना है। तो कंचन है, कनक माने सोना होता है, अभी पढ़े थे आप यमक अलंकार की परिभाषा में, उदाहरण में। कुंदन माने भी सोना होता है, स्वर्ण होता है। तपनीय माने सोना होता है और सोना भी होता है, स्वर्ण का पर्यायवाची। तो स्वर्ण के पर्यायवाची है कंचन है, कनक है, कुंदन है, तपनीय है, सोना है इत्यादि। ये सभी के सभी स्वर्ण के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखना है आपकी बार, है ना। तो इतना समझ लो कि अलंकार से भी परिभाषा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो 20 में पूछा गया, देखो ये 19 में पूछा गया है। तो जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, है ना, बस उसके अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द एक, है ना, एक ही शब्द हो, वो एक बार प्रयुक्त हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जरा इसका उदाहरण आप कमेंट में बताएंगे, लिख देंगे श्लेष अलंकार का उदाहरण और लिख के बताएंगे आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बनाइए। प्र से उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या लगेगा, ये आगे लगेगा, प्र आगे लगे किसी भी शब्द के, ये शब्दांश लगेगा। तो प्रकोप, प्रकार, है ना, प्रधान, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द। कोई दो बनाने हैं, प्रकोप है, प्रकार है, प्रधान है ना, प्रत्यूष है, प्रमेय है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, कोई दो लिखना था केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्या दिया गया है, और ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछा गया था, बहुविकल्पीय में आता है ना, बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का ये क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये पूछा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला, जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो पुरुष क्या करे, अभिनय करे, उसको हम क्या कहते हैं, अभिनेता। क्या बोला जाता है, अभिनेता कहते हैं। जो भी पुरुष अभिनय करता है, कोई रोल अदा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं, ठीक है ना। अगला, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तत्र मीन्स क्या होता है, वहाँ, एकः मीन्स एक, विशाला मीन्स बड़ा, सरोवरा मीन्स तालाब, अस्ति माने है, तो वहाँ एक बड़ा तालाब है। बहुत सिंपल था ये। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति, वहाँ एक बड़ा तालाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया गया है। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और वचन रूप लिखिए। यहाँ पे हिंदी में ही संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो हरि शब्द का रूप बताना है, तो हरि का रूप ही याद कर लें, आप याद किए रहे होंगे, ठीक है ना, तृतीय सेमेस्टर में था, ठीक है, संस्कृत, और फर्स्ट वाले में था, आपने पढ़ा। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत संस्कृत आता है, तो आप पढ़े होंगे हरि हरिम हरिड़ा हरे, है ना, हरि हरिम हरिड़ा हरे करके जो रूप चलता है वो आप पढ़े होंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो तृतीय विभक्ति क्या होता है, हरिड़ा, क्या होता है, हरि। ये एक वचन में चल रहा है, एक वचन में ही पूछा है ना, हाँ, एक वचन का तृतीय विभक्ति। तो हरि होता है, हरिम होता है, हरि हरिम, फिर होता है हरिड़ा, क्या होता है, हरिड़ा, हरि हरिम हरिड़ा हरे, ठीक है ना, हरि हरिम हरिड़ा हरे। तो ये होगा हरिड़ा, तृतीय में पड़ेगा, एक वचन का तृतीय विभक्ति में हरि का जो वचन होगा क्या होगा, हरिड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद करना है। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का क्या होगा, ने प्लस अयन, क्या होगा, नयन, ने प्लस अयन बराबर क्या होगा, नयन होगा। आप ये बताएं इसमें कौन सा संधि है, ये बताएं आप। नायक का होता है नय धन अक, है ना, संस्कृत में होता तो नय धन अका हो जाता, नायका। तो नय धन अक मीन्स नायक, ये होता है, आप नाम बताएंगे। अगला, सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाइए। सम उपसर्ग लगाना है ना,
तो आगे उपसर्ग मतलब जो किसी भी शब्द के ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति आदि। ठीक है। अगला, शब्द किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहा जाता है, शब्द किसे कहते हैं ये बताना है। तो वर्णों के मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? शब्द, है ना। तो ऐसे वर्ण या वर्णों के मेल से जो पद बनते हैं जिनका एक अर्थ होता है अपना, वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द होते हैं जो उनकी उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है? वर्णों से ही होती है। शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्णों से ही होती है। तो शब्द जो होते हैं वो अर्थपूर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये लिख सकते हैं आप, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है। आगे, कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वो ध्वनि बन जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके। अगला, इसी में और भी दिया गया परिभाषा। हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या आप ऐसे कहो कि ऐसे वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। तो कई सारा तरीका है इसको लिखने का। ठीक है। अगला देखें आप, और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके एग्जाम में, 100% मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्या दिया गया है? आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखना है। सबके विलोम बताने हैं। आकर्षण का क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कृतज्ञ का अकृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होता है। ये गलत दिया गया है। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। आप पढ़े भी होंगे। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ होता है। जागृत का क्या होता है? सुसुप्त होता है। ये सही है। मुक्ति का क्या होता है? बंधन। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, बाकी सब सही दिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो अपने आप से उत्पन्न हो, इसके लिए एक शब्द लिखो। जो स्वयं उत्पन्न हो अपने आप से उसको कहते हैं स्वभू। क्या बोलते हैं? स्वभू। इसकी उत्पत्ति अपने आप से ही हो उसे कहते हैं स्वभू कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वभू। अगला, ये क्वेश्चन देखो फिर आया है। क्षत्रिय वाला छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो अभी आपने पढ़ा था क और स से, आधा कार्य किन रहता है। ठीक है ना। क के नीचे हलंत होता है, क प्लस स बराबर होता है क्षत्रिय वाला छ। अगला, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ संधि विच्छेद नहीं, वर्णों का विच्छेद करना है। तो जब अलग अलग करेंगे तो आधा पा और आ मिलके बनेगा पा, आधा रा और छोटा आ मिलके बनेगा रा, पार हो गया यहाँ तक। और ला और औ मिलके बनेगा लव, आधा का और ई मिलकर बनेगा छोटा मतलब का की बनेगा की, और का और आ बन के का बनेगा, तो ये बन जाएगा पारलौकिक। ठीक है। वर्णों का विच्छेद करना है शब्द का। ये जो शब्द है पारलौकिक शब्द, इसके वर्ण का विच्छेद करना था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ये देखो फिर क्वेश्चन आया है। मैंने कहा ना ये प्रकृति के सुकुमार कवि कई बार आया है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? याद हो गया होगा आपको, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी मतलब जिसके अर्थ समान हो। खग और धरती। खग का क्या हो जाएगा? पक्षी। खग मीन्स पक्षी होता है। और धरती क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया। अगला, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है? सरोरूह शब्द का अर्थ होता है कमल के समान। आपने पढ़ा होगा नील सरोरूह श्यामल, है ना। तो जिनके जो पैर होते हैं क्या होते हैं? कमल के समान। तो सरोरूह का अर्थ क्या होता है? कमल के समान। अगला, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो नरसिंह दास था, गुरु नरसिंह दास। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे गुरु नरसिंह दास थे। कौन थे? गुरु नरसिंह दास। अगला, हिंदी गद्य की दो विधा के नाम बताने हैं। कहानी है, नाटक है। ठीक है। और भी कई सारी विधाएं आपको पता ही होगा, तो इसमें केवल दो लिखना है। हिंदी गद्य की विधा लिखनी है तो कहानी है, नाटक है। बाकी अभी आपने ऊपर पढ़ा था कई सारे हैं, दो ही लिखने इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखो आप। तड़ागह और निरपह। तड़ागा मीन्स होता है तालाब,
तड़ागा मीन्स तालाब, और नृपा मीन्स क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नाम लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी के सभी हैं। और जयशंकर प्रसाद के एक महाकाव्य है जिसका नाम क्या है बताएं आप, कामायनी, जो कि एक महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अगला, स्वर क्या है बताना है। स्वर, तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, स्वर है। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अगला, ये देखो व्यंजन अगला दिया भी है, जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का लिखना है, का, तो का में जानते हो क्या क्या है, का के नीचे हलंत रहेगा और क्या होगा, छोटा आ, ये क्या है, स्वर है, तो ये बन गया का पूरा। ठीक है ना, ये है। तो व्यंजन जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला है क्वेश्चन, स्वर के भेद बताएं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, और मिश्रित स्वर जिसे हम प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम बोलने के लिए 3 मात्रा का समय, 2 या 2 से अधिक लगता है। अगला, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो बताएं। तो ऐसे व्यंजन जो 1 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने उन्हें संयुक्त व्यंजन। जैसे अभी आपने पढ़ा था क्षत्रिय वाला छा, ये किससे मिलकर बना होता है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। एग्जाम में अगर पूछा तो आप लिख देंगे, अधा का और षटकोट वाले सा से मिलकर क्षत्रिय वाला छा बनता है। त्रा आधा ता यहाँ रहेगा और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा आधा जा और या से मिलकर बना होता है। और ये देखो आधा सा रहेगा यहाँ पर, स्रा जो होता है सलजम वाला सा, इसके नीचे हलंत प्लस रा से मिलकर स्रा बनता है, श्रमिक वाला। क्लियर हो गया होगा। तो 4 हैं संयुक्त व्यंजन, अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिख सकते हैं। क्षत्रिय वाला छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये दिया गया, मैंने पूरा बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्रित स्वर को समझाइए। तो मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। कैसे कि ए, ए, ओ, आओ, ये सभी मिश्रित हैं। तो ए कैसे बनता है, छोटा और छोटी बड़ी ई से मिलकर बनता है ए। आ और ए से मिलकर बनता है ए। आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ। आ और ओ से मिलकर बनता है क्या, ओ। तो ये 4 मिश्रित स्वर हैं। अब इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, फंसा देता है, जो कि है ना, जो अच्छे से तैयारी नहीं करते दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मौन पठन का अर्थ बताइए। मौन पठन, तो मौन पठन आपको पता है, जो कि बिना ध्वनि निकाले मुख से बोला जाए, अंदर ही अंदर पढ़ा जाए, है ना। तो मौन पठन बिना सर्वड़ीय, मतलब बिना बोले शब्दों का उच्चारण मन में ही जो करे उसे क्या कहते हैं, मौन पठन कहते हैं। तो मौन पठन बिना सर्वड़ीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। अगला, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है, 8 होती है। कौन कौन से, जिनको बोलने के लिए मैंने बताया ना 2 मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋण, ए, ओ, आओ, ये सभी के सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वैसे तो 7 होती है, री को नहीं ले जाता है यहाँ पे, लेकिन दिया गया है तो आप रखेंगे, 8 भी सही माना गया है। तो उच्चारणों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। मैंने बताया ना, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रक समय लगता है, छोटा, छोटी, छोटा, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रक समय लगता है। अगला, व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है। तो इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं, समझ रहे हैं ना, ओरली पठन कराया जाता है। तो ये होता है आमने सामने, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने जब हों, और टीचर कहे स्टूडेंट से किसी आप मतलब क्वेश्चन करे और जो स्टूडेंट से वो उत्तर दे आमने सामने, वो होता है बिना बुक देखे, तो ओरली हो जाएगा वो। अगला, अनुपठन का आशय। अनुपठन, जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। मतलब शिक्षार्थी, मतलब शिक्षक अध्यापक पढ़ाए कोई चीज़ और जो शिक्षार्थियों के समूह है वो उसके साथ, है ना, वो भी बोलें,
पठन करें तो वो क्या कहलाता है, अनुपठन कहलाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुपठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, और ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है हम कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। पहली बात तो यही है कि 4 होते हैं, कौन कौन? य, र, ल, व, ठीक है ना। कौन कौन होता है? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखे गए हैं। अगला है ना, ऐसे ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन? सा, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन में आता है, जिनको बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? ऊष्मा, हीट निकलती है। अगला देखें आप, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, ये 4 भाग हैं जिसमें संस्कृत वर्णमाला को बांटा गया है। अगला, समाचार पत्र किसे कहते हैं? तो समाचार पत्र किसे कहते हैं बताएं? तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। आप पढ़ते ना डेली जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो आप पढ़े हुए कबीर के। कबीर के पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली, ठीक है ना। अगला, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखो। मैथिली शरण का महाकाव्य कौन है? साकेत। ऐसे ही मैंने जयशंकर प्रसाद का बताया था, वो कौन है? तो क्या था? कामायनी। अगला, नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी? नीरजा महादेव वर्मा की। महादेव वर्मा की रचनाएं हैं, यामा है, दीपशिखा है ना, नीरजा है, निहार है, ये सभी महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। तो नीरजा जो है ये किसकी प्रमुख रचना थी? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा की। अगला, उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, और संस्कृत के 4 अध्याय ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला, ठलुआ क्लब क्या है? ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? तो याद रखना, बाबू गुलाब राय। ये कुछ अलग ही है ना। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पेज है, लेते हैं और इसी में इसकी सेवा करते हैं समाप्त। लगभग इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट ही मिलेंगे, मैं कहता हूँ दावे के साथ। बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, 1-2 बार आप देखेंगे है ना वीडियो को, बहुत अच्छे से आपका याद हो जाएगा। केवल सुन लेंगे 2-3 बार, बस याद हो जाएगा बहुत आराम से। क्या देगा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना किसने की? श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कि किस में है? ये अवधी भाषा में है, मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं। जबकि जो रामायण है उसकी रचना किसने की है? तो आप बताएं किसने की है रामायण की रचना? कमेंट में बताएं, ये आपको आना चाहिए। रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप बताएं रामायण की रचना किसने की थी? कमेंट में बताएंगे रामायण और उनके रचनाकार के नाम बताएंगे आप। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला, बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बिहारी जी जो कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि थे, इनका जो जन्म है 1603 ईस्वी में हुआ था और ये ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, है ना, वहाँ पे हुआ था। और वहाँ पर गांव का नाम है बसवा गोविंदपुर। वहाँ पे बिहारी जी का जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में। और ये जो है बिहारी जी की एक मात्र रचना है बिहारी सतसही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इसमें 700 दोहों और सोठों का क्या है? संग्रह है। तो बिहारी जी जो है रीत काल के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, उर्मिला के रचयिता कौन थे? तो उर्मिला काव्य के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे नवीन जी, बाल कृष्ण शर्मा, जिनको शॉर्टकट में नवीन कहते हैं, ये है। अगला, निराला जी, निराला जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है, कि काव्य रचना कौन कौन सी है ये बताना है। तो ये सभी के सभी हैं। कौन कौन है? परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास। देखो तुलसीदास किसने लिखा? तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने, ठीक है। अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है, बेला है, अर्चना है, आराधना है, गीतकुंज है, नए पत्ते, अपरा, ये सभी के सभी निराला जी के क्या हैं? प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो
आशा करता हूँ आधे घंटे की ही इस क्लास में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी, दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, चैनल अभी तक ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, आपको हेल्प मिलेगी। आपके छोटे कोई भी भाई बहन कोई भी हो, है ना, चाहे वो 9-10 की तैयारी करता हो, चाहे BTC की किसी भी सेमेस्टर में हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवा देना। ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।